नमस्कार प्यारो बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारो बीकानेर न्यूज़ पोर्टल की एक श्रृंखला फेस ऑफ बीकानेर में हम बात कर रहे हैं बीकानेर की हस्तियों से, चाहे वो हस्तियां सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र जुड़ी हुई हो, सामाजिक अन्य कोई कला के क्षेत्र जुड़ी हुई हो या अन्य कोई क्षेत्र हो। उसी श्रृंखला में इस एपिसोड में अपने साथ बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्हें परिचय के मोहताज नहीं है वो, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर राजनीति की सेवा तक उन्होंने हर काम जो है पूरे जज्बे, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मदन गोपाल जी मेघवाल साहब से, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त। आज हम इनसे चर्चा करेंगे, विचार साझा करेंगे। तो आइए सर, नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है साहब। नमस्कार साहब, धन्यवाद। अपने शुरुआत की हुई बात थे आईपीएस और आज राजनेता हो, तो आईपीएस जी की सेवा करी थे राजकीय सेवा, और आज की राजनीति सेवा कर रहे हो, भी में कोई अंतर है साहब या दोनों सागी है? देखिए, वैसे सेवा में कोई अंतर नहीं होता है, ना कोई सेवा छोटी होती है ना कोई सेवा बड़ी होती है। बस जो भी काम करो मन से करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। जिनकी सेवा करनी है उनको साध्य मान करके अगर सेवा करते हो तो मैं ये मानता हूँ कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। अंतर ज़रूर होता है। पुलिस में काम करते हुए सेवा का अलग तरह का अवसर था, राजनीति एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर आवश्यक है समाज के लिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह के लिए महान है। तो ज़्यादा एंजॉय किन कर रहे हो, पुलिस वाले सेवन कर रहे हैं अब ज़्यादा ठीक लग रहा है? पुलिस की सेवा को तो एंजॉय कर चुके और आज मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब मैं पुलिस की नौकरी में था, यही मेरा बीकानेर शहर था, यहीं पढ़ा लिखा था, मैं कहीं भी जाता था तो बड़ी मुश्किल से कहीं कोई एक आध आदमी जानने वाला मिलता था। आज कहीं भी चले जाएं तो कुछ लोग, कहीं 10 तो कहीं 20 तो कहीं 25-50 लोग मिलते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि राजनीति के माध्यम से अगर सही सेवा की जाए तो ये सेवा की श्रृंखला में एक बहुत उच्च स्थान रखता है। जी, तो मैं आज राजनीति को बहुत अच्छे ढंग से जी रहा हूँ और मुझे इसमें मैं आनंद महसूस करता हूँ। सब एक चर्चा आ रही है, बार बार खजूवाड़ा दौरा लग रहा है और बार बार खबर मारी है कि साहब खजूवाड़ा चुनाव लड़सी, तो ये खजूवाड़ा से विशेष लगाव या कोई विशेष बात जी की साझो करना चाहते हैं? मैंने नवंबर 2018 में जो नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, वो मैंने खाजूवाला से विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए ही ली थी। लेकिन पार्टी का निर्णय अलग रहा। टिकट गोविंद राम जी को मिल गई, मेरे को पार्टी ने सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दिया। तो खाजूवाला से एमएलए की टिकट मांगना या उसके लिए प्रयास करना ये कोई नया नहीं है। ये काम मैं 2013 से कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2013 में भी खाजूवाला से टिकट मांगी थी, तब भी नहीं मिली। 2018 में, हाँ, नौकरी में रहते हुए मैंने टिकट मांगी थी, तब भी नहीं मिल पाई थी। 18 में भी नहीं मिल पाई। तो आज जो मैं टिकट मांग रहा हूँ ये कोई नया काम नहीं है। मैं खाजूवाला से जनता की सेवा करने का जो जज्बा है, जो इच्छा है, वो 2013 से ही मेरे मन में है। 2013 से हाँ, इसलिए मैं अभी भी अपने पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास कर रहा हूँ। बाकी निर्णय पार्टी का होगा, पार्टी अवसर देगी तो निश्चित रूप से खाजूवाला से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। खाजूवाड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने मूड है, जनता विचार ये बदला हुआ है। बट अगर साहब आपने खाजूवाड़ा अलावा कोई विधानसभा सीट चुनना है, आपको बोल दिया जाए कि 7 बीकानेर की सीटें हैं, 7 में से आप खाजूवाड़ा को छोड़ के बाकी 6 में से कोई एक सीट चुन लो, तो आप कौन सीट चुनोगे? जहाँ तक चुनने की बात है तो मैंने खाजूवाला चुन लिया। अगर पार्टी यहाँ से अवसर नहीं देकर कहीं और के लिए आदेशित करेगी तो पार्टी का आदेश सिर आंखों पर पालना करूँगा, पूरी ईमानदारी के साथ पालना करूँगा। अगर मान लेते हैं साहब कि चुनाव आपको टिकट मिल गया, आप चुनाव जीत भी गए, फिर लोकसभा का चुनाव, तो फिर लोकसभा के लिए दावेदारी करेंगे या लोकसभा के लिए फिर गोविंद राम जी या किसी अन्य नेता के लिए छोड़ देंगे आराम से? क्या लगता है आपको? ये पार्टी का निर्णय है। ये एक तरह का हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। जो चीज़ अभी सामने ही नहीं है उस चीज़ के बारे में क्या बात की जाए। अभी विधानसभा का चुनाव सामने है, विधानसभा का चुनाव होना है, उसके बाद लोकसभा होगा। तो जो चीज़ अभी सामने नहीं है उसके बारे में कोई जवाब देना या कोई बात कहना अभी अतिशयोक्तिपूर्ण होगी। मैं ये समझता हूँ
कि अभी मुझे पार्टी के लिए, खाजूवाड़ा की जनता के लिए, खाजूवाड़ा से विधानसभा चुनाव के लिए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए। रही बात लोकसभा की, उस समय जो परिस्थिति होगी, पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी के निर्णय साथ जाएंगे आप। अच्छा साहब, एक बात बताओ, जो खाजूवाड़ा आप कह रहे हो 2013 से लगातार इसमें हैं आप, लगातार 2013 से 2018 फिर इस बार चुनाव मांग टिकट, तो इस बार वहाँ पे कोई बीजेपी कांग्रेस के अलावा और भी आपको कोई प्रत्याशी लग रहा है, या तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, उसमें कोई आपको ऐसा कोई लग रहा है विशेष? देखिए, राजनीति में सभी को अपनी अपनी बात कह करके जनता के बीच में जाने का अधिकार है। अब कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये तो वो जाने, लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर अगर मैं देखूं तो मुझे कोई गंभीर रूप से ऐसा नज़र नहीं आता है कोई दूसरी पार्टी या थर्ड फ्रंट। ये थर्ड फ्रंट एक खाली नाम है, अभी तक इसका कोई अस्तित्व तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है। बाकी जो भी होगा कि समय के हिसाब से देखा जाएगा। चुनाव में जब जाएंगे तो जो भी सामने होंगे उन सबसे एक प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो मुकाबला करना होगा वो करेंगे। मुकाबला प्रजातंत्र तरीके से करेंगे। अभी तक कोई चुनाव, अभी तक जमीनी स्तर पे कुछ, अभी तक ज़मीनी स्तर पर ऐसा कोई भी पार्टी या थर्ड फ्रंट नज़र नहीं आ रहा है। नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है साहब, ये बताइए कि ये जो खाजूवाड़ा की तैयारी कर रहे हैं आप, इस खाजूवाड़ा की चुनाव विधानसभा तैयारी करने में सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आ रही है, या कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक ठाक चल रहा है? कोई मुख्य समस्या जो आपके सामने आ रही है कि अब कैसे, जैसे गोविंद राम जी विधायक हैं, तो गोविंद राम जी की सबसे बड़ी कमजोरी अब क्या लग रही है कि ये मेरे को सबसे सही मौका है कि मैं एकदम जीत जाऊंगा इससे? मुझे चुनाव गोविंद राम जी के सामने नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव भाजपा के सामने लड़ना है। भाजपा की जो कमजोरी है मुझे उनसे लड़ना है और उनकी उस चीज़ को उजागर करना है। भाजपा जिस प्रकार से आज देश को बांट रही है, भाई को भाई से लड़ा रही है, जितने आज देश में फसाद हो रहे हैं, चाहे मणिपुर हो, नू हो, और भी जहाँ कहीं बात हो, और ये जो बड़ा ही खतरनाक ढंग का, बिल्कुल उसको मैं आतंकवादी घटना कहूँगा, जो ट्रेन के अंदर चेतन सिंह ने जो घटना की है, यही आतंकवाद होता है। आतंकवादी के कोई सिर पे सींग नहीं होते, वो ये दिखने जैसा एक आदमी होता है, लेकिन उसके मन में किसी व्यक्ति वर्ग और उसके लिए इतनी ज़्यादा नफरत भर जाती है कि वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं बचता। इसी को ही आतंकवाद कहते हैं। तो मुझे भाजपा की जो नफरत की राजधानी है, तोड़ने की राजधानी है, भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति है, मुझे उस राजनीति के खिलाफ लड़ना है, मुझे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं लड़ना है। मणिपुर में जो घटना हो रही है उसकी तुलना राजस्थान से हो रही है सर, इस बारे में आप क्या कहोगे? मैं तो क्या कहूँगा, जनता खुद कहती है। मैं तो प्रश्न का जवाब अगर इसमें प्रश्न से दूं तो क्या आप खुद सहमत हैं कि मणिपुर की घटना और राजस्थान में देखिए जो घटना हुई है वो एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है। वहाँ सरकार द्वारा प्रायोजित एक वर्ग दूसरे वर्ग के खिलाफ, एक समाज दूसरे समाज के खिलाफ खड़ा है, ये समझने की बात है। देखिए, हत्या तो कई बार एक खेत के मामले को लेकर एक भाई भाई की भी कर देता है, लेकिन वो अलग चीज़ है। एक किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को करके टारगेट करके हत्या की जाती है तो वो बहुत भयानक होती है। मृत्यु एक्सीडेंट में भी हो जाती है, मृत्यु हत्या में भी होती है, लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर होता है। राजस्थान में जो घटनाएं घटी है वो घटनाएं कराई गई है। और दूसरी जो बहुत बड़ी बात बताऊं मैं आपको, घटना होने के बाद में सरकार की क्या भूमिका रहती है, उस अपराधी को अपराधी तक जोड़ना, अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना, उसको सज़ा दिलवाने के लिए कानूनी प्रयास करना, जो भी चीज़ें होती है। तो उसमें देखिए, राजस्थान के अंदर जो जोधपुर के अंदर जिस घटना की बात कर रहे हैं, एक बच्ची के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण 3 दरिंदों ने जो कार्रवाई करी, वो पकड़े भी गए तुरंत, और वो ABVP के लोग निकले हैं जिसके अंदर। मैं इसमें बहुत बड़ा फ़र्क बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, उनके यहाँ पर कोई इस बात की वो नहीं है कि ये तेरा है ये मेरा है। वो तो कहते हैं हर गलती कीमत मांगती है। राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पहले, जिसके अंदर हमारी पार्टी की सरकार होते हुए हमारे ही पार्टी के कुछ लोग उसमें संलिप्त पाए गए, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हुई है, उनको जेल भी हुई है, सजाएं भी हुई है। इस मामले में हमारी सरकार किसी भी स्तर पर ना तो कांग्रेस पार्टी समझौता करती है, ना ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय इसमें कोई समझौता करते हैं। और उधर दूसरी तरफ ये है कि वो एक निर्लज्ज मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो गई, अरे अगर तुम इंसान होते ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था, ये बोलने से पहले।
अच्छा, अब वापस आते हैं, उस समय आपने चुनाव लड़ा सर, लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो उस समय कहते हैं कि मोदी लहर थी, वो मोदी लहर आज भी है या बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, मैं इसको मोदी लहर नहीं कहूँगा। ये एक झूठ की लहर है, एक भ्रम की लहर है। जो हमारे देश की जनता, सीधी सादी भोली जनता है, उनको धर्म, जाति, इन झगड़ों में उलझा करके, और इसमें मैं आपको एक बड़ी विशेष बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं, ये जो सारी चीज़ें हो रही, इसमें उनका कोई भला नहीं होना है। मैं अगर खुल के विशेष रूप से बात करना चाहूँ तो जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इस सारी राजनीति के अंदर हिंदुओं का कोई हित नहीं होना है। सर्वाधिक नुकसान अगर किसी वर्ग का होगा वो हिंदू वर्ग का होगा। लेकिन भावनाओं को भड़का करके, किसी को डर, एक काल्पनिक भय से डरा करके लोगों से वोट हासिल करना कतई प्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता। खाली वोट डालना मात्र प्रजातांत्रिक नहीं होता है। प्रजातांत्रिक के अंदर वोट डालने वाले व्यक्ति की मानसिकता इस तरह की होनी चाहिए कि वो ये समझने में सक्षम हो कि सही क्या और गलत क्या है। जब अगर उस चीज़ से ही आप बाहर ले जाते हो, भावनाओं में बहा करके, और उसके अंदर अगर कोई वोट देता है, तो मैं जनता को कोई दोष नहीं दे सकता, लेकिन जिन लोगों की ये करतूत है, जो लोग ये कर रहे हैं, जिसमें आरएसएस और भाजपा मुख्य रूप से हैं, उन लोगों ने इस देश का बंटा धार करने का काम किया है। वो कह तो ये रहे कि हम अखंड भारत बना रहे हैं, हालत ये है कि जो भारत है उसको ही खंड खंड कर रहे हैं। आज मणिपुर का हिस्सा किसी तरह से अपने आप को मर देश का हिस्सा मान पाएगा? हिस्सा कोई ज़मीनों के जुड़ने से नहीं जुड़ता है, हिस्सा तब जुड़ता है जब लोगों के दिल जुड़ते हैं। आप लोगों के मनों में तो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहे हो, चेतन सिंह जैसे लोग पैदा कर रहे हो, जो सिर्फ ये डिब्बों में घूम घूम करके जो सिर्फ मुसलमान थे उनको टारगेट करके मारा। क्या ऐसे देश एक होता है? अगर ऐसे देश हो और ऐसे अगर एक हो, तब तो भाई फिर देश दो हो ही नहीं। कोई भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो कोई ज़मीनें अलग अलग थोड़ी होगी। वो तो स्थिति वहाँ आज भी वैसी है। लोगों के मनों में जिस तरह का इन्होंने जहर भरा है, यही देश को तोड़ने वाला काम है। ये जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनसे लोगों को समझना होगा। और मैं विशेष रूप से बीकानेर की जनता से और पूरे देश की जनता से निवेदन करूंगा कि हमारे जो राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बात कह रहे हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, नफ़रत को हराएंगे, नफ़रत का बाज़ार बंद करना है, इसी से ही देश एक होगा। यही देश सेवा है। देश का नाम ले करके खाली जयकारे लगाने से देश का भला नहीं होता है। देश में रहने वाले लोगों का भला करने से देश का भला होता है। इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तो इस कांग्रेस पार्टी का सबसे टर्निंग पॉइंट आपके हिसाब से क्या है? राहुल गांधी जी यात्रा है, या लोग अब वास्तव में जाग चुके हैं, जो आप हिंदू जो मुसलमान की नफरत राजनीति से ऊपर उठ चुके हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? देखिए, राहुल गांधी जी के द्वारा जो 7 सितंबर को शुरू करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा निकाली गई थी, निश्चित रूप से वो मील का पत्थर साबित हुई है। वो बहुत बड़ा काम था जनमानस को जगाने का। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में, चुनाव में जो काम होते हैं उसके अंदर कोई एक पहलू नहीं होता, उसके साथ दूसरे भी अनेक पहलू होते हैं। झूठ कितने दिन तक फैलाओगे? ताश के पत्तों का महल कितने दिन तक खड़ा रहेगा? आखिर जनता समझती है। ये जिस तरह का इन्होंने माहौल पैदा किया है, उस माहौल के जो बहाव में लोग बह भी गए हैं, वो लोग भी एक सदासहता से बहें। जब उनको ये पता लगेगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनकी भावनाओं का शोषण करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक लालसा पूरी करने के लिए कर रहे हैं, अपना राजनीतिक एम सेट कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक वो रोटियाँ सेक रहे हैं, तो वो लोग उनको बहुत बुरी तरह से नकारेंगे। और ये पहले भी हुआ है। हिटलर के बारे में अगर कहा जाए तो हिटलर जब आया तो पहली बार तो क्या कहते हैं, गठबंधन की सरकार बना करके आया था, लेकिन बाद में उसने जो चुनाव जीते हैं वो लगभग 100% सीटों से जीते हैं। और वही जर्मनी है जहां पर आज को हिटलर का नाम लेना नहीं चाहते। कोई आदमी अगर ये सोचता है कि मेरे जीवन काल में मेरी प्रशंसा है, तो जीवन काल में तो साहब रावण की और कंस की भी थी। जीवन काल के बाद, आपके जाने के बाद लोग किस रूप में आपको याद रखेंगे और रखा जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। आज गांधी कभी राज नहीं किया, गांधी कभी किसी सरकार में नहीं रहे, लेकिन गांधी को न केवल भारत, दुनिया के हर कोने में पूजा जाता है, हर कोने में माना जाता है, उनके सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो बीजेपी जिस तरह की चीज़ को लेकर के चल रही है, और कुछ जो हमारे भाई लोग जो इनकी बातों में आ गए हैं, झूठे झांसों में आ गए हैं, हो सकता कल वो पछताएंगे, उनको पता लगेगा तो पछताएंगे, ज़रूर पछताएंगे। अच्छे लोग पछताते हैं, समझ में आती है। तो
इन्होंने हमारे देश का जिस तरीके से नुकसान किया है इसकी भरपाई करना बड़ी मुश्किल है। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस का पूरा संपूर्ण नेतृत्व है, खड़गे साहब, सोनिया जी, सब मिलकर के ये कितना ही विनाश कर दे, लेकिन संघार ये कितना ही कर दे, लेकिन जो सृजन करने वाले हैं उनसे संघारक हमेशा हारते हैं और हारेंगे। मतलब ये कुछ भी कर लें लेकिन अपने अपने काम, प्रेम मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है हर जगह। राजस्थान में क्या लगता है, पक्का दुकान खुलेगी मोहब्बत की? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलेगी, विकास की दुकान खुलेगी। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने समाज के कमज़ोर तबके तक के जो सेवा करने का काम किया है, चाहे वो महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हो, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना के नाम से हो, चाहे वो दुर्घटना बीमा के नाम से हो, कामधेनु इंश्योरेंस के नाम से हो, सिलेंडर सस्ता करने के नाम पर हो, सारी चीज़ों के माध्यम से, बिजली सस्ता करने की बात में हो, पानी में छूट देने की बात हो, पेंशन की बात हो, इन तमाम चीज़ों के माध्यम से जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की भावनाओं को ध्यान में रख करके जो प्रदेश की जनता की सेवा की है, वो यहाँ तक कि विरोधी पक्ष भी ये कहने के लिए मजबूर है कि ऐसा मुख्यमंत्री न आया न आगे आने वाला है। इसलिए राजस्थान में माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जाएगा, गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कांग्रेस पार्टी विजयी होकर के आएगी, ये पूर्ण विश्वास है। अशोक गहलोत या सचिन पायलट, दोनों में एक चुनना पड़ा तो कौन? यह निर्णय पार्टी के स्तर का, ये मेरे स्तर का नहीं है। पार्टी जिसको भी करेगी, जो अपने आप पार्टी कर देगी। जो चलो, ज़्यादा फुट की में कांग्रेस में कि भाजपा में राजस्थान में? राजस्थान में आज की तारीख में कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। जो छोटी मोटी बात थी वो नेताओं ने बैठ करके सबको करवा दिया गया है। और हमारे आदरणीय नेता अशोक गहलोत साहब, आदरणीय नेता सचिन पायलट साहब ने ही कह दिया है कि हम मिल करके चुनाव लड़ेंगे, हमारे में कोई वो बात नहीं है। तो ऐसी कोई फूट की बात नहीं है। अगर भाजपा की जब बात करें तो 17 चेहरे जो उनकी मुख्यमंत्री रही हैं 2 बार, उनको सीकर में बुलाया तक नहीं जाता है। प्रधानमंत्री आते हैं उनका नाम तक नहीं लेते हैं। तो फूट की बात तो आप वहाँ देखिए कि किस तरह से सुरफिटोवल है। अभी तक तो वो थोड़े पर्दे के अंदर है, जब बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि किसके सिर पे कितने घाव है। जनता ये भी कह रही है कि अगर वसुंधरा राजे को अगर भाव नहीं दिया गया तो वो कांग्रेस का फायदा करेगी। आपको क्या लगता है? देखो, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन है, तो जनता सोचती वही होता है। अगर जनता से सोचती तो ऐसा होगा। जनता ही जनार्दन है। पार्टियां तय नहीं करती, पार्टियां टिकट तय कर सकती है, जीत जनता तय करती है। जनता तय करती है। तो ये फायदा हो सकता है कांग्रेस को एक तरफा। अभी फूट नहीं है कांग्रेस में आपके हिसाब से कोई भी, है ना? बिल्कुल, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है और बीजेपी में कोई एका नहीं है। गुड्डा वाला जो प्रकरण हुआ, इस बारे में आप क्या कहोगे सर? ये लाल डायरी और ये सब क्या हुआ? देखिए, लाल डायरी में अगर कुछ होता ना तो गुड्डा जी इतने तो उनको भी राजनीति करते हुए हो गए, बाहर प्रेस में भी बात कर सकते थे। एक फोटोकॉपी भी उन्होंने रखी होगी, तो प्रेस में आके बात कर लो। टेबल बात करनी है टेबल पर कर लो, कुछ भी कर लो। ये लाल डायरियाँ बाजार में घनी मिलती है, मैं भी कहीं घूम के बता सकता हूँ कि ये डायरी है मेरे पास। डायरी में क्या तो बताओ ना। और मैं तो एक बात और गुड्डा साहब से कहना चाहता हूँ कि और किसने क्या लिया या क्या नहीं लिया, ये डायरी आपके पास नहीं है, मत बताओ। आपने क्या लिया वो तो बता दो जनता को। इशारों में बहुत बड़ी बात कह गए साहब। अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है साहब, खाजूवाड़ा जनता को और बीकानेर की जनता को आप क्या संदेश देंगे? हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं जनता को क्या संदेश दूं? जनता जनार्दन है, जनता हमें आदेश देती है, लेकिन मैं जनता से एक विनती करना चाहता हूं कि जो प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र प्रजा को सशक्त करने के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष को सशक्त करने का माध्यम नहीं है। व्यक्ति तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। पता नहीं कितने लोग दुनिया में आए, कितने लोग चले गए। जनता को सशक्त बनाना है, इसके लिए जो हमें प्रजातंत्र में वोट का अधिकार मिला है, इस वोट का अधिकार का हमें बहुत सोच समझ करके विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए, भावनाओं में बह करके नहीं। भावनाएं आप व्यक्तिगत तौर पर रखिए, किसी के साथ आपके अच्छी भावना है तो उसको बढ़िया खाना खिलाइए, अच्छा गिफ्ट दे दीजिए और कुछ कर दीजिए। लेकिन अगर किसी की ज़्यादा ही भावना आ गई है तो साहब आप अपना मकान भी उसके नाम गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन वोट
किसी के लिए नहीं है। वोट आपको इस देश का भविष्य बनाने के लिए दिया गया अधिकार नहीं, एक दायित्व है। और इस दायित्व का अगर हम सही ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा हमारे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने सोच समझ करके कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस की सरकारें बनाई और जिसी की बदौलत आज देश इस दशा में है। ये तो वही बात हो गई, दादाजी ने ज़मीन बनाई, दादाजी ने बिजनेस खड़ा किया, दादाजी ने ये किया, लेकिन दादाजी ने कार नहीं खरीदी तो पोता कार खरीद के कहता देखो मैंने कार खरीद ली। तो आज जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, अरे भाई कांग्रेस के द्वारा जो नींव रखी गई है, कांग्रेस के द्वारा जो देश को खड़ा किया गया है, उसी पर आप खड़े होकर के और छोटी मोटी ये चीज़ें करके जो इतरा रहे हो, ऐसे मत इतराओ। आने वाली पीढ़ी आपका फैसला करेगी। अभी आप सोचते हो, मैं इसमें एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि गद्दी पे रहते हुए तो रंगीले के भी गीत गाए जाते हैं। इतिहास न्याय करता है 100 साल बाद कि आपने जो किया वो सही था या गलत था। वर्तमान कभी किसी राजा के साथ न्याय नहीं कर पाया है। वर्तमान में तो हमेशा राजाओं के गीत ही गाए गए। मोदी जी आप भी इसके अपवाद नहीं हो। वर्तमान को लेकर के अगर आप इस गुमान में हो, इस घमंड में हो, तो पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं पाओगे, लेकिन पीढ़ियाँ देखेगी, ये मुझे विश्वास है। साहब ऐसा देखा गया है, एक अंतिम सवाल और आपसे, कि बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो अधिकतर भाजपा ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी को चुना, तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुना आपने? ये हमारे दर्शक जान चाहेंगे आपसे। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया और ये मैं अक्सर बात कहना चाहता हूँ कि विचारधाराएं आदमी की बदलती रहती है। मैंने कांग्रेस को इसलिए चुना है, बहुत स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सब जगह सब वर्गों को साथ लेके चलने की बात करती है। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, एक एक का नाम नहीं लूँ, मैं किसी की बात करूं, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे कोई और हो, वो सब एक वर्ग की बात करता है। सीपीएम बात करेगा तो अमीर गरीब की बात करेगा, भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करेगी, बीएसपी दलित नॉन दलित की बात करेगी। तो वो एक वर्ग की बात करता है, दूसरे वर्ग को छोड़ देता है। तो ऐसी राजनीति करने वाले लोग कैडर बेस्ड होते हैं। कैडर बेस्ड लोगों का अपना एक वोट निश्चित हो सकता है, लेकिन वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी बेस पर हो, चाहे वो भाषा के बेस पे हो, चाहे धर्म के बेस पे हो, चाहे जाति के बेस पे हो, चाहे आर्थिक बेस पे हो, चाहे क्षेत्र के बेस पे हो, वो देश का नेतृत्व करने में सक्षम ही नहीं है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है कि मैं कांग्रेस पार्टी की इस आइडियोलॉजी को पसंद करता हूँ कि कांग्रेस पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, सबको साथ लेके चलती है। हाँ, इतना ज़रूर है, कई लोग जो कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं, कांग्रेस कमज़ोर को थोड़ा सहारा देती है, और कमज़ोर को सहारा देना एक अच्छे इंसान का, अच्छी पार्टी का पहचान है कि देना चाहिए। समानता का जो उद्देश्य हमारे संविधान में रखा गया है, समानता का मतलब ये नहीं कि सबको समान देना है, ऐसा नहीं है कि सबको 100-100 रुपये दे दो, बल्कि ये है कि इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए जिसमें सभी लोग समान हो सकें। तो इस दिशा में जो कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने गरीबी रेखा से इतने लोगों को ऊपर उठाया। देश आज़ाद हुआ तब हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, पहनने को पूरा कपड़ा नहीं था, जिसको इतने से समय में इतना आगे बढ़ाया है। आज ये कह रहे हैं हम तीसरी इकॉनमी बन गए, 5वीं बन गए और तीसरी बन जाएंगे। भाई साहब, ये अच्छी नींव लगी हुई है, इसलिए चल रही है। और इतना सारा कुछ होने के बाद भी आज जो देश चल रहा है वो इसलिए चल रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और कांग्रेस सरकार के द्वारा जो एक अच्छी नीयत के साथ अच्छा संविधान दिया गया था, उसकी वजह से आज हमारे देश को ये अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं, वरना ये अब तक कभी के देश के टुकड़े टुकड़े कर देते। तो मैंने इसलिए कांग्रेस को पसंद किया है कि कांग्रेस अच्छी नीतियों पर चलने वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। बहुत ही बढ़िया, वाह, बहुत ही उच्च विचारों के साथ इंटरव्यू चल रहा है। तो एक सवाल और बनता है सर, मेरा हार्दिक इच्छा, एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, गांधी या अम्बेडकर या दोनों? दोनों। यह सबसे बड़ा बात है। बीजेपी वालों का जो सोच है, आरएसएस की जो सोच है, इन लोगों की सोच शुरू से ही फूट डालो और राज करो की रही है। इन्होंने हमेशा फूट डालने करी है। यहाँ तक कि जो महापुरुष अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोई किसी समय इस दुनिया से चले गए, कोई कभी इस दुनिया में चले गए, उनको भी आपस में लड़ाना, गांधी को पटेल से लड़ाना, अम्बेडकर को गांधी से लड़ाना, गांधी को जवाहरलाल नेहरू से लड़ाना, इंदिरा जी को उससे लड़ाना, यह नहीं होता। हर महापुरुष के अपने सिद्धांत होते हैं। हर महापुरुष के सिद्धांतों में कहीं कहीं कोई कमी भी हो सकती है। विद्वानों के बीच में हमेशा विवाद रहता है, बिल्लियों के बीच में कोई विवाद नहीं रहता।
ये जैसे कहते हैं ना, तानाशाह लोगों के बीच में कभी वाद विवाद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर जिसने ऊपर से बोल दिया नीचे वालों को सब बस भेड़ चाल की तरह उनको करना है। तो ये भेड़ चाल है। कांग्रेस भी डेमोक्रेटिक थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव भी अम्बेडकर साहब भी बड़े विद्वान थे। तो गांधी और अम्बेडकर साहब दो विद्वानों के बीच में विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है। विचारों का टकराव होने का मतलब दुश्मनी नहीं होता है। तो बाबा साहब का भी उद्देश्य यही था कि समाज के कमज़ोर तबके को आगे लाया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। और महात्मा गांधी का भी यही था, वो ग्रामोत्थान के माध्यम से, दलितोद्धार के माध्यम से समाज के कमज़ोर तबके को, महिलाओं को, इनको आगे बढ़ाना चाहते थे। रास्ता, मंजिल दोनों की एक थी। हो सकता है थोड़े समय के लिए कहीं कहीं थोड़ा रास्ता अलग हो गया हो। मैं दोनों ही महापुरुषों को, और न केवल इन दोनों महापुरुषों को, हमारी आज़ादी के क्षेत्र में जिन भी महापुरुषों ने जिस भी रूप में योगदान दिया है, उन सब को हृदय की गहराइयों से उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मदन जी। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है इनको लेकर के, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत टाइम दिया, आपका बहुत बहुत आभार एक बार और। धन्यवाद साहब, थैंक यू। थैंक यू सो मच। प्यारो बीकानेर के लिए अहमद कछावा।